यस सर। यस सर। यस सर हो रही है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, एक वाटर डेल्टा होती है, ठीक है। ये तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, ये तीनों हमारे पास जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये थ्री फेज जो लोड होता है, जिसमें आप थ्री फेज मोटर कह सकते हैं कोई भी, ठीक है, उसमें होती हैं। इसका हमने पढ़ा था वाई में क्या होता है। वाई सिस्टम में क्या होगा, जो करंट, फेज करंट और लाइन करंट सेम होती है, डिफरेंस तोड़ती हैं? सेम सर होता है सर। वोल्ट सेम होगी, ठीक है। और वोल्टेजेस में क्या होगा, जो लाइन वोल्टेजेस होंगी वो 30 डिग्री अहेड होंगी फेजर में, और इसकी मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह हमने डेल्टा में पढ़ा था कि डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होंगे। जो लाइन करंट है वो 30 डिग्री लैग करेगी, और √3, ठीक हो गया। ये दो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ ली। इसके बाद ये पावर की थी कि आपकी जो मेन होता है वो क्या होता है, S इज इक्वल टू या P इज इक्वल टू 3 S, ये S क्या होगा, S इज इक्वल टू 3VI, और ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, फेज की, ठीक है। जब लाइन की पुट करेंगे तो इसमें से कोई एक आधा वैल्यू लाइन की हो जाती है, तो लाइन की वैल्यू के बाद क्या होगा, ये इसके √3 टाइम होती है, क्योंकि जब लाइन की करेंगे ना, तो इसमें देखें कि जब वाई सिस्टम में करेंगे, वाई सिस्टम में आपके पास क्या होगा, इसके √3 आ जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन √3 और 3 से √3 डिवाइड होगा, तो अगेन √3 आ जाएगा। डेल्टा में करेंगे तो लाइन में आ जाएगा ये √3 वाला, अगेन √3 आ जाएगा एट दी एंड। सो एट द एंड जो ओवरऑल है, ओवरऑल चीज आपने याद रख लेनी है कि फेज में सिंपल 3 टाइम होगा, और जब भी लाइन टू लाइन करेंगे, चाहे एस, पी या क्यू, तो यहाँ पर √3 होगा। ये लाइन में, ठीक हो गया। बिकॉज यहाँ पर आपके पास जब वाई सिस्टम में करेंगे तो ये वाली चीज आएगी, ठीक है, और डेल्टा में करेंगे तो फिर भी ये √3 का आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके थ्री फेज पावर का, वोल्टेज एंड करंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक एग्जांपल जो है ना वो कर लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, पढ़े पहले क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन सिस्टम है 345 किलो वोल्ट का, ठीक है। एस की डिलीवर कर रहा है 500 MVA, 0.866 पावर फैक्टर के साथ, ठीक है। और लोड वो हमारे पास अभी वाई कनेक्टेड है, ठीक है, दिस इज लोड, ये वाई कनेक्टेड लोड है, और उसमें ये वोल्टेजेस आ रहे होंगे, और ये इसकी पावर है, और ये इसका पावर फैक्टर है। आपने ये चीजें कैलकुलेट करनी है, लोड इम्पीडेंस, फेज, लाइन एंड फेज करंट, ठीक है, टोटल रियल एंड रिएक्टिव पावर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कि हमारे पास एक थ्री फेज का ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें वोल्टेज कितने आ रहे हैं, 345 kV, पावर की एस रेटिंग क्या है, 500 MVA एस रेटिंग है, और 0.866 उसका पावर फैक्टर है, ठीक है। हमने पावर कैलकुलेट करनी है, रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करनी है, लाइन एंड फेज करंट कैलकुलेट करना है, और इम्पीडेंस जो
फेज वैल्यू की अब वो कैलकुलेट करें। ओके, तो सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास एक 3 फेज का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसमें न्यूट्रल लूट नहीं किया, सिंपल जो आपको बताया गया वो क्या है कि इसकी जो वोल्टेज आ रही है वो इतनी है, ये हमारे पास इस लैंग्वेज है और ये इसका सितार है। ओके, कैलकुलेट पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है ये जी फेज, फेजर वैल्यू में, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी फेज चाहिए और आई फेज चाहिए, ठीक हो गया। पहले देखें कि हमारे पास कनेक्शन कौन सा है, कनेक्शन कौन सा है, वाई कनेक्शन। वाई कनेक्शन में क्या होता है, वाई कनेक्शन में आईपी किसकी होता है, आई लाइन की। ओके, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, सही। ओके, यस। ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, लाइन वोल्टेजेस गिवन है, तो फेज वोल्टेज किस तरह आएंगे, ये लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमारे पास अब कैलकुलेट करना है इसके लिए, ठीक ठीक हो गया। अब ये देखें कि हमारे पास डेल्टा कनेक्शन है, एस की पावर हमें गिवन है, वी भी गिवन है, ठीक है। तो आई कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले एस का फार्मूला लगा दें, एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम वी एल आई एल। हमारे पास वी एल की वैल्यू प्रेजेंट है, आई एल हम कैलकुलेट कर लेंगे, आई एल क्या होगा, एस ओवर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें कि आपके पास यहाँ पर जो लाइन करंट और फेज करंट दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज जब दोनों सेम है तो ये जो आपकी लाइन करंट होगी ये फेज करंट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एस ओवर स्क्वायर रूट 3 वी एन, तो यहाँ से आपके पास ये फेज करंट हमने कैलकुलेट कर ली, और यही फेज करंट इस लाइन करंट के इक्विवेलेंट होगी। आपका बी पार्ट बी सी में हल हो जाता है कि आपकी जो फेज वैल्यू है और जो लाइन वैल्यू है तो सेम है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है कि आपने इसकी पी और क्यू कैलकुलेट करनी है। पी और कैलकुलेट करने के लिए ये इसकी जो लाइन वैल्यूज होंगी, वी एल आई एल, वी एल आई एल और साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू पुट करेंगे यू पी एंड क्यू। ओके, सिंपल सी थी एग्जाम्पल, को इतनी मुश्किल नहीं थी, हो सकता है इससे रिलेटेड आपने पहले की भी हो। ये क्लियर है, ये इसमें कोई मसला है? सर इसमें जो करंट का एंगल निकाला है ना वो जरा बता दो। एंगल, एंगल ये पावर फैक्टर गिवन था ना, एस एंड दिस पावर फैक्टर 0.866। सर उसके लिए ऐसे तो 36.9 आता है एंगल, 8.866 है ना, यहाँ पे 30 लिखा है। हाँ, वो पावर फैक्टर है ना, तो आप उसका थीटा कैलकुलेट कर लें, थीटा कैलकुलेट करने के बाद आप उसको कॉस में भी इंसर्ट कर लें और साइन में भी कर लें, यू आर राइट, ठीक है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल है, बाकी सारा न्यूमेरिकल सेम है, अब इसको आपने करना किस में, डेल्टा के साथ, और चीजें भी वही कैलकुलेट करनी है, ठीक हो गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करनी थी, इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी थी। ओके, तो फेज इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फेज वोल्टेज और फेज करंट। ओके, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज, तो डेल्टा, डेल्टा की फेज वोल्टेज क्या होगी, सर सेम होगा जैसे साइन का। सेम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है जी, इसमें आपके पास फेज
और लाइन वोल्टेज क्या है, सेम है। ओके, तो यहाँ पर आप आई फेज करंट जो है ये डायरेक्टली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, एस ओवर 3, सिंपल ये वाला फार्मूला, एस इज इक्वल टू 3 वी आई। ठीक हो गया, ये सिंपल फार्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपके पास ये फेज वोल्टेज थी और लाइन वोल्टेज भी सेम है, तो सेम ही रहेंगी, आई इज इक्वल टू एस ओवर 3 इंटू वी। फेज और लाइन सेम है, तो आप जो लाइन वाली वैल्यू है वो इसमें डायरेक्ट रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसकी क्या कर लें, जो फेज की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लें, और जी फेज में वी फेज की वैल्यू भी गिवन है और आई फेज अभी आपने कैलकुलेट की है, दोनों रिजल्ट करें एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, लाइन वैल्यू कैसे सर कैलकुलेट कोस करेंगे, करंट क्योंकि के अंदर, सर करंट के एंगल के अंदर ये माइनस कोस इनवर्स 0.866 इसका बता दें। बच्चे थीटा गिवन है ना, सर ये पावर फैक्टर लैग नहीं कर रहा है इसमें? यस, आई थिंक डेल्टा में जो लाइन होती है वो लैग करती है ना। ये इट्स डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा में जो लाइन होगी वो लैग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेज का इसने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है, एस ओवर बी, और यहाँ पर यही जो एंगल है ये उसका लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है ये उसका फेज आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, भी इस टाइम पर आप लेक्चर ले रहे हैं और अभी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि असाइनमेंट सही है कि, अच्छा इसमें क्या है कि आपकी आगे जो लाइन होगी आपकी वो आवाज ही नहीं क्या आ रही। होगी, के रूट 3 आई सर आपकी आवाज फेज। बहुत कट रही है। ठीक है, एंड दिस इज -30। तो यहाँ से आप, सर दोबारा बता दें, आपकी आवाज कट गई थी। मैं कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ इंटरनेट का, 2 मिनट। अभी आवाज सही होगी है, अब आवाज सही होगी है कि नहीं, यस सर, यस सर। मैंने कनेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, इसकी ना ऐसा जरूर नहीं थी, अगर ये ना भी करें इट्स ओके। एसओ स्क्वायर 3 VL में डायरेक्टली आपके पास ये आई फेज करंट आ जाती है, और इस आई फेज करंट को ये -30 डिग्री यहाँ पर इंसर्ट कर दें, इट्स ओके। ये एक्स्ट्रा की हुआ है, इसकी कोई ऐसा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी जो स्टेटमेंट है ना वो उसमें गिवन ही कुछ नहीं है, या तो स्टेटमेंट में कोई चीज़ इससे रिलेटेड गिवन होती तो फिर तो एक्यूरेट था, अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, ये सिंपल एस और 3 VL करें, और -30 है ना वो यहाँ पर यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ओके,
ये तो था आपका बेसिक काम। जो मेन काम है वो हमारा यहाँ से शुरू होगा, पर यूनिट सिस्टम। ये आपका पहला CLO है, ठीक है। पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम में क्या होता है? पर यूनिट सिस्टम में जाने से पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वन लाइन डायग्राम। ये आपको सर्किट नजर आ रहा है? नो सर। नो सर। अभी ये न्यू स्क्रीन शेयर नहीं हुई? 2 मिनट। नो सर। अभी शेयर सर हो रही काइंडली ये होगी। पीपीटी भी शेयर कर दें हमारे साथ। हाँ, वो आज कंप्लीट होगी, आज मैं शेयर कर देता हूँ लेक्चर 1, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ। लेक्चर 2 पर यूनिट सिस्टम, ठीक है। ये आपका पहला CLO है पर यूनिट सिस्टम का। पर यूनिट सिस्टम में ये डायग्राम आपको नजर आ रही है? यस सर। ओके सर अब इस तरह के हमारे पास मोस्टली 3 फेज के सिस्टम होते हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम, जिनको आपने सिंगल फेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम क्यों ज़रूरी होती है? ताकि आप पेजेस पे या इससे रिलेटेड जो इसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वहाँ पर उनकी जो स्केचिंग है वो कर सकें, ताकि आपके पास जो एक बड़ा सिस्टम होता है जिसमें 48 बसेज, 111 IEEE की जो स्टैंडर्ड है, 3 बस सिस्टम, 11 बस सिस्टम, 47 बस सिस्टम, 111 और 109, ये जो बस सिस्टम है इनको ड्रा कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये सारा 3 फेज का सिस्टम है। जनरेटर, बस 1, बस 2, बस 3 एंड बस 4। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और दोनों की यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। ये यहाँ पर 220 का है, ये भी 220 का है। फिर कट रही है। तो कनेक्शन मैंने चेंज किया था। सर अब सही आ रही थी हमारे को। आप तो सर सही ठीक होगा, आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा 2 मिनट, यहाँ पर क्या है कि ये 220 और ये भी 220, ये 110 और ये भी 110, ठीक है। दोनों साइड्स पर ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग डिफरेंट है, दोनों लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने इसको वन लाइन डायग्राम में शो करना है। वन लाइन डायग्राम में पहली बात ये याद रख लें कि आपके पास जितने जनरेटर्स होंगे ना उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पावर सिंबल शो करेंगे, ठीक है। मोटर्स का भी ऐसे होता है। लोड जो होंगे ना, लोड ऐसे करके और एरो डाउनवर्ड, ये जो चीज है ना ये आपको लोड रिप्रेजेंट करेगी, दिस इज लोड। ये जो 3 फेज बस है इसको सिंपल एक लाइन के साथ, ये हमारे पास बस है, ये हमारे पास जनरेटर है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रांसफार्मर को सिंपल इस तरह की ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस विल शो ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस तरह से मोस्टली सॉफ्टवेयर में होता है, वैसे आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये जो दोनों तरीके से ही एक्यूरेट होता है, कुछ वो यूज करते हैं कुछ ये वाले, ठीक है। तो ये आपको ये जो 2 स्क्वायर्स हैं, सर्कल्स हैं, ये आपको ट्रांसफार्मर रिप्रेजेंट कर देंगे। और दिस विल शो जनरेटर, दिस विल शो बस एंड दिस विल शो मोटर। ये आपका लोड है, ये लोड हो गया, ये मोटर हो गई, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये जनरेटर है, ठीक है। और ये आपके पास हर जो भी बस होगी उसका नंबर और ये उसकी ट्रांसमिशन लाइन,
यहाँ तक समझ आ गई है कि आपके पास कोई भी एक इस तरह का 3 फेज का एक कम्प्लेक्स सिस्टम होगा, उसको आपने वन लाइन डायग्राम में शो किस तरह करना है। इसमें मेजरली आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ये ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरेटर को, ये मोटर को, एंड दिस विल शो यू द बस। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को देखें तो क्या है आपके पास कि एक पावर प्लांट है, ठीक है, उसके साथ क्या लगे हुए हैं, 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं डिफरेंट रेटिंग से, और 2 अलग-अलग ट्रांसमिशन लाइन जा रही हैं। ठीक है, ये 220 kV की है, ये 110 kV की है। आगे फिर एक स्टेशन होगा, हर उस स्टेशन के बाद यहाँ पर 2 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इस बस के ऊपर ये दोनों लाइंस कनेक्ट हो रही हैं, और इस बस के ऊपर ये लोड है, और ये आपके पास एक लार्ज मोटर है। दिस लोड कैन रिप्रेजेंट अ स्मॉल एरिया, जिसमें मल्टीपल घर हो सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज को आप सिंपल एक लोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस एरो लाइन। अगर इस एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूशन साइड है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कनेक्टेड है, तो आप उसका जो पूरे लोड की वैल्यू है ना, वो रिप्रेजेंट कर दें बस। ये देखिए, इस लोड की वैल्यू क्या गिवन है, 57 MVA और पावर फैक्टर 0.6। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 40 मेगावाट का होगा आपका कोई भी एरिया जिसका लोड होगा 40 मेगावाट। ठीक है, तो उसको बस सिंपल आपने ऐसे एरो से शो कर देना है, तो ये शो करेगा कि ये इतने MVA, इतने पावर फैक्टर। ये कोई लार्ज मोटर, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जनरेटर और ये ट्रांसफार्मर। वन लाइन डायग्राम में कोई मसला है? सर ये जो नंबर 4 लिखा हुआ है ये क्या वाला? बस ठीक है, ये इसमें देखें, ये बस 4 3 2 5 6 1। ठीक है, ये पावर की बेसिक और ये वन लाइन डायग्राम, ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए, तब हम नेक्स्ट वीक में ये जो पर यूनिट के न्यूमेरिकल्स हैं ना, तब हम सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहे हैं। बच्चे माइक ऑफ कर दें, शोर आ रहा है काफी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये वाली डायग्राम जिसे कहते हैं वन लाइन डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम या वन लाइन डायग्राम, ये लाजमी बनानी आनी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी PS फेज लाइन, इसके जितने वो वेरिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने इस वीकेंड पर अच्छे तरीके से याद करनी है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व नेक्स्ट आपका ये जो पर यूनिट सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये देखें, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली जो एक मेजर शो हो रही है। अच्छा, इस डायग्राम में क्या है कि आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शो हो रहा है। ये सॉल्यूशन वाली नजर आ रही है, ये नजर आ रही है जिसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है। सर अब क्वेश्चन वाली आ गई। मैंने चलो क्वेश्चन 1 वाली जो नजर आ रही है वो उसमें देखें स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके पास जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, आगे इंपीडेंस है, फिर ट्रांसफार्मर आ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन की इंपीडेंस, फिर आपके पास एट द एंड लोड्स हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, पर यूनिट सिस्टम की जो बेसिक है ना,
उसका को अगर आपने याद रखना है तो सिंपल एक ही मेथड है जो सबसे सिंपलेस्ट है, वो एक जो कहते हैं ट्रिक जो होती है वो होती है ट्रेड की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अभी इंडिया से चीनी मंगानी है, ठीक है, और चाइना से कोई और चीज़ मंगानी है, तो अभी आप ये जो ट्रेडिंग है, या ईरान से तेल मंगाना है या सऊदीया से तेल मंगाना है, अब जो चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है उसके लिए आप कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं? सर डॉलर्स। डॉलर क्यों यूज़ करते हैं? डॉलर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब वैसे हर एक की करेंसी में करना शुरू कर दें तो हमारे पास हो सकता है इंडिया से चीनी मंगानी है, हमारे पास इंडियन करेंसी ना हो, तो हम इंडिया से चीनी कैसे मंगाएंगे? ठीक है, अगर हमारे पास डॉलर होंगे हम डॉलर देकर मंगा लेंगे। चाइना से आपने कोई चीज़ मंगानी है हार्डवेयर का या मोबाइल वगैरह, तो वो आप उसको डॉलर देते हैं, ठीक है। आपने अपनी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो आपके पास भी डॉलर आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, आपकी जो एक स्टैंडर्ड करेंसी है वो क्या है? डॉलर, ठीक है। तो पर यूनिट सिस्टम में भी ये है कि अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो इस डायग्राम में क्या है कि आपका ये ट्रांसफार्मर है, इससे पीछे आपकी वोल्टेज रेटिंग और है, आगे वोल्टेज रेटिंग और है, ठीक है, फिर ट्रांसफार्मर आ रहा है, फिर वोल्टेज रेटिंग आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, करंट रेटिंग भी चेंज हो रही है, वोल्टेज रेटिंग भी चेंज हो रही है, रास्ते में फिर अगर वोल्टेज और करंट रेटिंग चेंज होगी तो ओवरऑल जो इम्पीडेंस की वैल्यू होगी हर एरिया में वो भी चेंज होती रहेगी। तो इस तरह ओवरऑल अगर आप एक सिस्टम को स्केच करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर में बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बनाना। और इस चीज़ को याद करना कि अभी हमने एनालाइज करना है, फॉर एग्जांपल इस लाइन पर फॉल्ट आ गई है, इस लाइन पर अगर फॉल्ट आ गई है तो आपने फॉल्ट करंट कैलकुलेट करनी है। फॉल्ट करंट कैलकुलेट करनी है तो पहले फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ट्रांसफार्मर किसके साथ अटैच है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, इस लाइन की इम्पीडेंस क्या है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना होता है तो क्या करते हैं, आप इस पूरे सिस्टम को एक यूनिट मॉडल पर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही यूनिट की बेस रख लें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हर ट्रांसफार्मर के बाद वेरिएशन आ रही हैं ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर को ऐसे समझ लें जैसे क्या होता है पावर सिस्टम में एक बॉर्डर है, ठीक है। ये अगर ये ट्रांसफार्मर है तो इससे पीछे वाले एरिया का बॉर्डर डिफरेंट है और इस ट्रांसफार्मर के अगले वाले एरिया का एक अलग बॉर्डर है। दो ट्रांसफार्मर के दरमियान जो एक एरिया है वो एक अलग कंट्री है और इस ट्रांसफार्मर के बाद एक अलग कंट्री शुरू हो जाता है। समझ आई बात कि नहीं? सर इसके अंदर यानी कि हमने एक यूनिट के अंदर सबको लेके आना है सिस्टम को पूरे। यस, इसी को कहते हैं पर यूनिट सिस्टम, ठीक है। पर यूनिट सिस्टम यही होता है कि आपका ये जो ओवरऑल एक सिस्टम है, अब ये जो सिस्टम बना हुआ है ना ये आपको नजर आ रहा है, ये अच्छा खासा हो सकता है कम्प्लेक्स सिस्टम हो, ये पावर प्लांट लगा हो, ये इसकी मेजर बस हो, फिर ये दो ट्रांसमिशन लाइन जा रही हैं और दरम्यान में हो सकता है 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, आगे फिर एक बस आ रही है, फिर ट्रांसफार्मर है, और आगे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की साइट है जहाँ पर 40 मेगावाट है, ये फिर हो सकता है कहीं 100 ऑफ किलोमीटर का एरिया हो जहाँ पर ये सप्लाई जा रही है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को आपने एक एनालाइज करके अपने एक सिस्टम को कैप्चर करना है, ताकि मेरे पास सॉफ्टवेयर में जो पावर वर्ल्ड सिमुलेटर है वहाँ पर मैंने अगर एक डायग्राम बनाई है, या मैंने एक बहुत से बड़ा सा एक बोर्ड है उसके ऊपर मैंने लेड पेंसिल से इस पूरे एरिया को स्केच किया हुआ है, इसका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को,
जिस तरह घर की वायरिंग होती है तो ड्राइंग होती है, इस तरह करके ये जो एक बड़ा एक ओवरऑल पावर सिस्टम है जिसमें कंट्री भी हो सकता है, इसमें एक प्रोविंस भी हो सकता है, एक डिवीजन भी हो सकती है। ठीक है, ये जो पूरा एक सिस्टम है जिसको मैंने स्केच किया हुआ है एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ओके, अब इस पूरे बोर्ड को अगर मैं एक ही यूनिट पर कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर मुझे इस सिस्टम को एनालाइज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दुबई के बुर्ज खलीफा या कोई और है, ठीक है, लेकिन जिसने भी उसको पहले स्केच किया होना है तो कहां पर स्केच किया होना है? जाहिर सी बात है बोर्ड पर स्केच किया होना है ना, जिस आर्किटेक्चर ने या इंजीनियर ने इसको स्केच किया बोर्ड पर स्केच किया है। ठीक है, लेकिन क्या किया है, उस पर जो पेज पर स्केच किया है और जो बिल्डिंग खड़ी है उसके दरमियान क्या है, डिफरेंस है। मतलब क्या है कि आपने स्केल एक सेट कर दिया है, उस स्केल के मुताबिक आपने उस बिल्डिंग को क्या किया है, एक वाइट पेज के ऊपर स्केच कर लिया। लेकिन आपके पास स्केलिंग है कि इसमें 1 इंच का मतलब जो है वो 10 मीटर है या 1 इंच का मतलब 100 मीटर है। ठीक है, सेम यही पैटर्न, इसी पैटर्न पर हमने अपना जो पावर सिस्टम होती है इसको भी स्केच करते हैं कि हमारे पास अब ये जो सिस्टम है ये मैं कहता हूं इसके दरमियान ट्रांसमिशन लाइन में 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर इधर भी होगा, 50 किलोमीटर इधर भी होगा, तो ये 200 किलोमीटर के एरिया पर ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन बिछी हुई है। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, जो सिंगल लाइन डायग्राम, वन लाइन डायग्राम में इसको स्केच कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है। पर यूनिट सिस्टम में इसकी कोई स्केल का एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न के बाद क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इस स्केलिंग पैटर्न के मुताबिक अगर इस लाइन की इंपेडेंस मैंने ये शो की हुई है, वोल्टेज ये शो की हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा। समझ आ गई बात थोड़ी बहुत या नहीं आई? कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? सर यानी कि अब sir. हमने वन लाइन डायग्राम बना लिया, इसे हमने एक यूनिट के अंदर यानी कि कन्वर्ट करनी है, जो वैल्यूज इसके अंदर वोल्टेज वगैरह की लिखी हुई है, लोड वगैरह की। यस, इसको हम एक ही जो यूनिट होगा ना, एक ही बेस वैल्यू के ऊपर इसको डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें इस पूरी स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, और उसका जो स्केल मॉडल होगा वो आपके पास साइड पर गिवन होगा। ठीक है, उस स्केल मॉडल के मुताबिक एक स्केलिंग होगी जिसके मुताबिक हम क्या कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर, अच्छा, और इसमें जो सबसे हमारे पास जो मेजर रोल होता है वो पता है किसका होता है, वो होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसफार्मर विल शो यू अ बाउंड्री। ये ट्रांसफार्मर, ये एक बस, और इस ट्रांसफार्मर के बाद ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पर फिर एक बस, फिर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक दोबारा ट्रांसफार्मर आ गया। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के बाद फिर एक बस आ गई, और ये जो दो बसें थी, इन दो बसों के ऊपर दो डिफरेंट रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स अटैच थे। ठीक है, यहाँ पर फिर ये इस बस के साथ ये एक ट्रांसफार्मर अटैच था, फिर ये मेरे पास एक बस है और इस बस के बाद ये एक लोड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज वेरिएशन करती है ना सिस्टम में, वो पहली चीज क्या है, ट्रांसफार्मर, क्योंकि मेन फंडे ट्रांसफार्मर का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको स्टेप अप कर रहा है,
और इस बस तक हम क्या कहते हैं, हमारे पास 500 kV की लाइन है। आगे ये वाला ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर कर रहा होगा 500 को 11, और फॉर एग्जांपल ये क्या कर रहा है 500 को 22। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर था एक पूरे डिस्ट्रिक्ट। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैंने क्या किया है, पहले एक पेज पर ड्रा कर लिया। मुझे पता चल गया ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ पर अटैच्ड है, ये ट्रांसमिशन लाइन के हैं। डिस्ट्रीब्यूशन साइड को हम सिंपली इस लोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल जाता है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। ये जो एक बस होती है ना, ये बस शो कर रही होती है आपके एक ग्रिड स्टेशन को, जिसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक हैवी सा जो होता है ना ट्रांसफार्मर अटैच्ड होता है, जिसके बाद उसकी अलग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना वो जाना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है यहां तक बच्चों? इसको समझ लो आराम से, बाद में फिर ये होगा कि आप कोई चीजें समझ आएंगी। 11 and 522 क्यों किया आपने? दो डिफरेंट लाइंस हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग डिफरेंट थी। पीछे से 500 आ रही थी, इसको मैंने 11 के साथ स्टेप डाउन कर दिया, इसको 20 के साथ कर दिया। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, हमारे पास जो इसका मेन फंडा है ना वो कहाँ पर शुरू होता है, ट्रांसफार्मर पर। क्योंकि ट्रांसफार्मर के बाद ये जो लाइन है ना ट्रांसमिशन, इसकी वोल्टेज लेवल चेंज हो जाता है। वोल्टेज लेवल चेंज होगा तो जाहिर सी बात है जब फॉल्ट आएगी तो करंट भी वेरी करेगा, या करंट जो फ्लो कर रही होगी वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ पर जब अब इसको स्टेप डाउन करेंगे तो करंट डिफरेंट होगा, इम्पीडेंस भी डिफरेंट हो जाएगी। एक वैसे इम्पीडेंस होती है, ठीक है, एक क्या होगी जब वोल्टेज और करंट आने के बाद जो इसकी इम्पीडेंस होगी पर डिफरेंट एरिया वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना इसमें, ये क्या होता है, ये एक बाउंड्री होती है। ठीक है, अभी इसको ना फिलहाल दोनों को 22 कर दें, नहीं अभी अलग ही रहने दें। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पास एक बाउंड्री होती है। ये ऐसी होता है जैसे एक बॉर्डर है, यानी ये 500 से लेकर इस 500 के दरमियान हम कहते हैं एक कंट्री है, और यहाँ पर आगे दो अलग अलग कंट्री अलग अलग शुरू हो गए जिनके दरमियान आपस में ट्रेडिंग होनी है। ठीक है, इसको कहते हैं जोन, जोन बनाना, जोन, क्रिएशन ऑफ जोन। ओके, फॉर एग्जांपल इस एरिया को मैं क्या कह देता हूं, ये यहां तक जो एरिया था ये मेरा क्या था, जोन 1। ओके, ये ट्रांसफार्मर की अलग रेटिंग है, इसको मैं हालांकि हैं दोनों पैरेलल में, इसको मैं क्या कह दूंगा, जोन 2। ये जोन 2 है, इसकी अलग रेटिंग है, इसको मैं क्या कह दूंगा, जोन 3। ठीक है, और इसमें से अगर ये दोनों सेम होते तो ये ओवरलैप कर जाता, अब नहीं है तो ये नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो आगे वाला एरिया है इसको मैं कह देता हूं जोन 4। सबसे पहले क्या करना होता है आपने, वन सर, लाइन। हाँ जी हाँ सर जी, यहाँ पे जो बस नंबर ये वाली बस है जो 2 और 3 के बाद बस आ रही है सर, इस पे वोल्टेज तो डिफरेंट आ रही है रेटिंग्स, मतलब यहाँ पे एक बस पे सेम वोल्टेज रेटिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए वो सेम ही होनी चाहिए थी। मैंने थोड़ा सा ना समझाने के लिए ये नीचे अलग वोल्टेज रखा है, क्योंकि सम टाइम पैरेलल लाइंस की डिफरेंट भी होते हैं, तो आपको जब डिफरेंट होंगी तो आपका जो जोन होता है ना वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, अगर ऊपर वाला ट्रांसफार्मर
एक अलहदा जा रहा है और नीचे वाला एक अलहदा जा रहा है, तो दोनों का जोन डिफरेंट होगा। मैं अभी आपको एक और डायग्राम बनाकर शो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये जो एक जोन है ये डिफरेंट है, ये जोन डिफरेंट है, ये जोन डिफरेंट है, एंड दिस जोन इज डिफरेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कर रहा है, वो आपकी एक बाउंड्री लगा रहा है दो कंट्रियों के दरमियान। जिस तरह एक बाउंड्री होती है ना, इस तरह ट्रांसफार्मर भी आपको एक बाउंड्री शो कर रहा है कि इस बाउंड्री से पहले पहले वाला जो जोन है उसको जोन 1 कह दिया मैंने, इस ट्रांसफार्मर के आगे वाला जो जोन है उसको मैंने जोन 2 कह दिया है, ये नीचे वाला जो एरिया है उसको मैंने जोन 3 कह दिया है, और एंड वाला जो एरिया है उस ट्रांसफार्मर के एंड तक उसको मैंने जोन 4 कह दिया है, ठीक है। तो पहला काम क्या करना होता है, आपने एक वन लाइन डायग्राम बनानी है। दूसरा काम क्या करना है, आपने डिफरेंट जोन्स बनाने हैं, क्योंकि जोन बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आप किस एरिया में लाई कर रहे हैं। ओके ओके, एक और डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। दिस इज जनरेटर, दिस इज ट्रांसफार्मर, दिस इज बस 1, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये हो गया, इसको सेम कर दें और इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास है जी 400 से लेकर 55K तक, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये 55K को ये 22K कर रहा है, दोनों की सेम है। ये हमारा 55 से 22 कर रहा है, दोनों की सेम है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये आपका 22 से लेकर ये 11K कर रहा है, और ये 22 से लेकर 3K कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जोन बनाने हैं। सबसे पहला जोन क्या होगा, दिस वन जोन, जोन 1, ठीक है। दूसरा जोन हमारा क्या होगा, ये वाला एरिया, ये जोन 1 है, ये जोन 2 है। अब ये दोनों सेम रेटिंग पर हैं तो इट्स सेम। अब ये सेम रेटिंग पर है ना, तो ये क्या होगा, ये सेम रेटिंग पर होने की वजह से ये आपका जोन जो है ना, ये जोन 3 बन जाएगा। यहां पर अब आगे इस ट्रांसफार्मर के बाद ये वाला जो जोन होगा ना, ये अलहदा लाई करेगा, और ये वाला जो जोन है ना, ये अलहदा लाई करेगा। ठीक है, अब क्लियर हुई है बात कि नहीं हुई? सर मोटर और लोड में क्या फर्क है? मोटर में आप कह सकते हैं कि आपकी बहुत बड़ी कोई इंडक्शन मोटर लगी हुई है, और लोड जो होता है ना, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन साइड को शो करता है। मैंने आपको बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के आगे वाले जो एरिया होता है ना, जिसमें फैसलाबाद का कोई एरिया ले लें कि वहाँ पर डिफरेंट लोड लगे हुए हैं, तो उसकी लाइन वगैरह कोई चीज़ शो कराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करेंगे, ग्रिड स्टेशन को बस से रिप्रेजेंट करेंगे और आगे ये लोड, और अगर पूरे फैसलाबाद का आधे एरिया में जो एक कैनाल वाला एरिया जो है, ठीक है, उसमें अगर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है और उसका लोड है 10 मेगावाट, ठीक है, तो आप उसको इकट्ठा ई
10 मेगावाट शो कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के आगे वाला एरिया जो है ना उसके साथ डील करना नहीं है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, इट्स ओनली अ लार्ज स्केल पिक्चर। वो अलग कोर्सेज होते हैं जिसमें आप उनको उस एरिया को डील करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इस पूरे सिस्टम को जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड का होता है इसको सिंपली एक लोड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एरो लगा दिया और लिख दिया लोड 10 मेगावाट। मतलब क्या है, ये पूरी डिवीजन जो है ये या पूरा सिटी जो है ये 10 मेगावाट पर ऑपरेट कर रहा है। इट्स सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसमें वन लाइन डायग्राम बनाएं। फिर क्या करना होता है कि आपने उनके जोन बनाने होते हैं। ठीक है, अब जोन बनाने के बाद जो अगला काम है वो क्या होता है हमारा, कन्वर्जन करने का। ठीक है, कि आपने अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम क्या कहते हैं, लार्ज मैथमेटिकल वर्क कैन बी अवॉइडेड बाय यूटिलाइजिंग अ पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, वेरियस फिजिकल क्वांटिटी सच एज पावर, वोल्टेज, करंट एंड इम्पीडेंस, इसको हम क्या करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन या बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है कि आपने एक्चुअल वैल्यू को बेस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, ये इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर जोन बनाएंगे। फिर क्या करना होता है कि हर जोन में कुछ आपने क्या करना होता है, बेस वैल्यूज को लेना होता है। ठीक है, सर अब बेस वैल्यू सबके लिए डिफरेंट होगी कि सेम होगी? मैं आपको बताता हूं। अब बेस वैल्यू लेने के लिए ना हमारे पास सिर्फ दो क्वांटिटीज कितनी होती है हमारे पास, एस वी आई पी। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली हम क्या करते हैं, जो बेस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो कौन सी होती हैं, वो ये दो वैल्यू होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एस वैल्यू, और एक को हम कहते हैं वी। एस और वी जो होती है ना, ये क्या होती है, ये बेस वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं। बाकी सारी जो वैल्यूज होंगी ना आपकी, आई की, पी की, इम्पिडेंस की, आई जी, एस आ गई, पी और क्यू की जरूरत नहीं होती, एस वी आई जी। इसमें से ये जो दो वैल्यू होती है ना, इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं बेस के लिए। ये जो बाकी दो वैल्यू होती है ना, इनको हम इसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक होगा, अब इसमें से भी हमारे पास दो वैल्यू होते हैं, इसको हम कहते हैं एस वैल्यू, एक को हम कहते हैं वी वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि आपके पास ये जो एक बड़ा सा सिस्टम अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक बड़ा सा सिस्टम है, इट्स लार्ज सिस्टम, 3 बस सिस्टम। ठीक है, IEEE की 3 बस स्टैंडर्ड जो होता है, 3 बस सिस्टम है। 3 बस सिस्टम में क्या है जी, कि आपके पास जनरेटर, ये लोड, ये दो मोटर, ये लोड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपकी ट्रांसफार्मर के बाद आपकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है ना, वो चेंज हो सकती, चेंज कर देते हैं हम। लेकिन ये जो एस होती है ना, इसको सेम ही रखा जाता है। ये जो पूरा ब्लॉक होता है ना, ये वाला एक पूरा ब्लॉक, ये जो 3 बस सिस्टम आपको शो हो रहा है। ठीक है, इस 3 बस सिस्टम को हम एक ही
एस के ऊपर बेस करते हैं। बेस हम पहले एक स्टार्ट लेकर चलते हैं, एक जो चीज होती है ना उसको हम बेस पकड़ लेते हैं और उससे स्टार्ट करना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके जो एस बेस होगी ना, इस पूरे यानी इसमें जितने भी जोन्स बनेंगे उसमें जो एस होगी वो रहेगी सेम। ठीक है, वोल्टेज की जो बेस होगी ना वो डिफरेंट हो सकती है, वो आप एक डिफरेंट जोन में वोल्टेज का डिफरेंट जो जोन है ना उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और बाकी ये जो होती है ना वैल्यूज, ये बाकी जिस तरह आई हो गई, इसको एस और वी लेकर और जी भी इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर हमारे पास ये दो वैल्यूज होती हैं एस एंड बी। ठीक है, तो पर यूनिट सिस्टम में आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहला काम क्या करना है? वन लाइन डायग्राम। वन लाइन डायग्राम। सेकंड काम हमने क्या करना होता है? इसके जोन जोन्स बनाने बनाने होते हैं। होते हैं। ठीक है, तीसरा काम क्या करना होता है कि हमने इसकी जो बेस वैल्यूज है ना वो सिलेक्ट करनी होती है, और उसके बाद हमने हर जोन में उसको मेन वैल्यू को बेस वैल्यू के साथ डिवाइड करके उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करके एक सिंपल सी एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये जो आगे मैथमेटिकल वाला काम है ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमें काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो ग्रिप है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को इस पे ग्रिप नहीं आएगी तब तक आगे पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे फिर आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आएगी।